नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। बैक टू बैक अभी आप हमारे साथ जुड़े जुड़े थे नाड़ी परीक्षण के सत्र में, और अब हम आपका स्वागत करते हैं एक छोटे से शॉर्ट इंटरवल के बाद मर्म चिकित्सा के सेशन में। मेरा नाम वैद्य नवीन जोशी है। मैं एमडी आयुर्वेद हूँ और मैं मर्म चिकित्सा आपको सिखाऊंगा। हमारे साथ में यहाँ पे करणजीत सिंह जी, देश बंधु आचार्य जी, भार्गव प्रजापति जी, प्रदीप जाधव जी, नारायण पवार जी, पार्वती रावत जी, तनवीर कौर आहूजा जी, सोनू मधासिया जी, अक्षदा जी, शौकीन खान सैफी जी, टेक सिंह जी, हिमाचल से विजय गर्ग जी, शांतनु सिंह जी, आयुषी जी, वैद्य श्याम सुंदर जी, पी मयूर राव जी, हरेंद्र पटियाल जी, अंजलि शुक्ला जी, कीर्ति शर्मा जी, प्रियरंजन तिवारी जी, आशीष चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। आज हमारा पहला दिन है, परिचयात्मक सेशन है। आज हम मर्म की बात करेंगे केवल परिचय के रूप में, क्योंकि कल भी कई लोग जुड़ेंगे। अभी ये सेशन आज केवल फेसबुक पर जाता है। इसके बाद ये सेशन फेसबुक पर नहीं जाता है। ये सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के थ्रू अनलिस्टेड लिंक के रूप में आपको आपके ग्रुप्स में मिलती है। मर्म चिकित्सा के बारे में आप सब जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको 20-22 दिन की जो ये यात्रा कराऊंगा, ये यात्रा आपके लिए बहुत मजेदार होने वाली है। हमारे साथ में यहाँ पे उमंगा एक डॉक्टर थी जो मुझसे मुंबई में मेरे से मिलना चाहती थी। वो शायद मुझसे नहीं मिल पाई, मैं बहुत जल्दी में था। मैंने उन्हें कहा कि उसको बहुत रो रही थी वो, और लिटरली उन्होंने अपना एक मैसेज मुझे छोड़ा है और मैंने आज वो मैसेज शेयर भी किया है। और मैंने कहा था कि मर्म सीख लो तुम, आपको अच्छा रहेगा। और आज उनका मैसेज आया, मैंने वो मैसेज आपको भी शेयर कर दूंगा कि सर, मर्म सीखने के बाद मैं मेरी जो प्रॉब्लम थी वो काफी कुछ सॉल्व हो गई। तो देखिए, मर्म चिकित्सा जो है ये केवल रोगी को ठीक करने के लिए ही नहीं है, ये हमको स्वयं को ठीक करने के लिए भी है। तो हमें इस विद्या को सीखना चाहिए, इस विद्या को जानना चाहिए, इस विद्या को समझना चाहिए। आइए अब हम बताते हैं आपको। 22 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो अपना अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो आप सबको जानता हूं। आदाब जी, शौकीन खान सैफी साहब, भार्गव प्रजापति जी, शांतनु जी, विजय गर्ग जी, चक्रवर्ती साहब, अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए
ताकि हमें ये पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग, कभी इससे पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे जो मर्म सीख रहे थे पिछले बैच में, और इससे पहले एक साइकेट्रिस्ट थे जो नाड़ी सीख रहे थे, इससे पहले एक केईएम हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टर साहब थे गायनेकोलॉजिस्ट, वो सीख रहे थे। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो मेरे साथ जुड़े हैं वो किस पैथी के हैं और क्या उनका वो है। कई लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। भाई जब 23 लोग जुड़े हैं तो आपको भी जुड़ना चाहिए। यहाँ पर अंजलि शुक्ला जी हैं, अच्छा सोनू मदेसिया जी, आप बीएमएस इंटर्न हैं गोरखपुर से। शांतनु सिंह जी कानपुर से हैं, इंजीनियर हैं। अंजलि शुक्ला जी बीएमएस हैं। और स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप जाधव जी एक होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, सांगली महाराष्ट्र से। डॉक्टर शौकीन खान सैफी साहब आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं। और भी लोग अपने परिचय दे दीजिए यहाँ पे, ताकि विजय गर्ग जी हरियाणा से डॉक्टर हैं, इन्होंने अभी मुझसे नाड़ी परीक्षा बहुत अच्छी तरह से सीखा है। विजय गर्ग जी ने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे कि कई बार तो मैं खुद भी, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे जो थे नाड़ी के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए। करणजीत सिंह जी मनसा पंजाब से हैं, ये आयुर्वेदिक हैं, वैद्य हैं। और सैमसंग एसएम कोई बरन साहब हैं राजस्थान से। कीर्ति शर्मा जी छत्तीसगढ़ से हैं, ये एमडी कर रही हैं आईपीजीटीआर जामनगर से। गुनीत तनेजा जी हमारी स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया पर हम जानते हैं इनको। इन्होंने उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज से बीएमएस किया है। और मुझे याद है कि मैं उन दिनों पढ़ाता था, ये 2007 के आसपास की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुनीत जी कि आपने सीखा। इससे पहले एक और आपके ही बैचमेट थे जो हमारे उत्तराखंड सेवाओं में हैं, उन्होंने सीखा। और एक अभी एक और है पूजा रायकवार करके है, वो भी सीख के गई हैं। गरिमा शर्मा ने सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पुराने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी हमसे आके सीखते हैं। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने मुझे अभी तक याद रखा हुआ है। आयुषी महेश्वरी जी बीएमएस है, पुणे महाराष्ट्र से। वैद्य भार्गव प्रजापति जी हैं, ये मेहसाना से हैं। नारायण पवार जी गोवा मेडिकल गोवा से हैं। वाह भाई नारायण पवार जी, गोवा में अभी तो नया साल मनाने के लिए लोग जमे हुए होंगे, आपके गोवा आएंगे ना। पार्वती रावत जी एक आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं, झाबुआ मध्य प्रदेश से। बीएमएस बाल रोग से पीजी हैं। आशीष चक्रवर्ती जी तिनसुकिया आसाम से है, ये नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। और भार्गव प्रजापति ने नाड़ी परीक्षण आपके पास ही सीखा है। भार्गव जी बहुत स्वागत है आपका, आपने मुझसे सीखा है, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले दिन परिचय लेते हैं, उसके बाद तो फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि नाड़ी मर्म सिखाने में आपको ये फिर परिचय होता ही नहीं है। किसी का छूट गया हो तो आप परिचय जरूर दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा यहाँ से आपका परिचय, और हमारे माध्यम से आपको दूसरे लोग भी जानेंगे। चलिए, तो आपका परिचय आई थिंक हो गया होगा। तो आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और भारत के हर कोने से हमारे साथ लोग जुड़े जुड़े हुए हैं। उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां से लोग नहीं जुड़े हों। मर्म चिकित्सा के बारे में मेरा जो अपना अनुभव है वो मैं आपको शेयर करूंगा। और ये एक ऐसी विद्या है जो आपको आपको अपने जीवन में काम आएगी, प्रैक्टिस को बढ़ाने में ये बहुत मददगार होगी। तो आइए आपके साथ हम यात्रा शुरुआत करते हैं। टेक सिंह जी हिमाचल प्रदेश से हैं, अभी अभी ज्वाइन किया उन्होंने, और वो हिमाचल से हैं, मैं जानता हूँ। अभी अभी उन्होंने मुझसे जो है वो लिया। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई बाकी लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समस्या आपकी है, मेरी नहीं है ना? तो आइए अब हम मर्म की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने मर्म को जाना होगा कि शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे चोट लग जाए, जहाँ पे कोई आघात हो जाए, तो कहते हैं ना कि भाई किसी को छेड़ दिया, मर्म छेड़ दिया किसी का, बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताइए आप, ऐसा ही तो बोलते हैं कि भाई उसके मर्म को, उसकी दुखती रग पे हाथ मत डालो, बोलते हैं ना? अभी आज हम बात करेंगे अभी, और आप लोग और भी जुड़िए। अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं, कुछ लोग वो जुड़ सकते हैं यहाँ पे। आप उन्हें मोटिवेट कीजिए जो ग्रुप में हैं, और जो और भी अभी जुड़ना चाहते हैं कल परसों भी वो जुड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग न्यूरो न्यूरो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अभी बिजी होंगे, लेकिन फिर भी हमने पुराने साल से ही इस यात्रा को शुरुआत कर दी है। नहीं, आप ये भी तो सोच सकते थे कि अब चलो भाई नए साल में जुड़ेंगे, क्यों अभी पुराने साल से शुरू करते हैं। लेकिन अच्छा है ना, सीखने के लिए जो है वो कोई समय नहीं होता है। और हमारे साथ में लोग हर उम्र के जुड़ते हैं,
हर सोसाइटी के लोग जुड़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस विद्या पर मेरा विश्वास बहुत कम था पहले। मैं टू बी फ्रैंक बताता हूँ, जिन दिनों ये मैं पढ़ाता था गुनीत तनेजा जी, तो उन दिनों आपने मुझे मर्म वर्म कुछ नहीं, मैं पढ़ाता था केवल सिंपल नहीं। तो जब मैं अपने सेवाओं में आया तो मुझे एक बार मौका मिला मर्म देखने का, मर्म के बारे में जानने का। हमारे गुरुजी प्रोफेसर सुनील जोशी सर के कुछ ऐसा मर्म करते हैं, वो ऐसा मुझे जानकारी मिली थी। मुझे भरोसा नहीं था कि ये कुछ काम करती भी होगी, क्योंकि शरीर के किसी हिस्से को दबाने से क्या ठीक होता होगा। हम लोग तो काय चिकित्सक हैं, काय चिकित्सा पढ़ाते हैं, एमडी काय चिकित्सा में करी है, पंचकर्म कराते हैं, शमन चिकित्सा देते हैं, तो ये मर्म क्या काम करता होगा। तो मैं 2 दिन का मुझे अवसर मिला, 2 या 3 दिन का अवसर मिला, तो मैंने सीखा। फिर भी मेरा ट्रस्ट नहीं था, और मैंने फिर इसके बाद जो है वो कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराए सर के। भारत में 2014 से मैं जो है अपनी सरकारी सेवाओं के अलग अलावा भी काम करता हूँ, अपनी रुचि के अनुसार वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, ये मेरी अपनी एक रुचि है जिसको मैं करता हूँ। मैं पठन पाठन से हमेशा जुड़ा रहा हूँ, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में रहा नहीं रहा। तो मैंने सीखा इसको, और फिर मैंने एक वर्कशॉप्स किए हमने, और वहां पे हमने देखा कि लोगों को फायदा हो रहा है इससे। द पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड, वो उनको फायदा हो रहा है, और फॉलो अप में कॉल्स आने लगी हमारे पास। तो फिर हमने इसको फिर प्रयोग करना शुरू किया, और जब प्रयोग करना शुरू किया तो निश्चित रूप से गुनीत तनेजा जी कह रहे हैं हृदय रोग बहुत अच्छा पढ़ाया था सर, अभी भी याद है। तो हमको भी हमारे गुरु लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तभी तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको। नहीं, हर जो शिष्य होता है उसके ऊपर गुरु का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, तो हम इसीलिए उनको प्रणाम भी करते हैं और उनको हमेशा उनको सम्मान देते हैं। तो क्या है कि जब हमने देखा कि ये प्रभावी है, कुछ रोगियों ऐसे को ऐसे ठीक होते हुए मैंने देखे कि जो मैं खुद अचंभित रह गया कि भाई हम तो इसको अपनी शोधन चिकित्सा से और शमन चिकित्सा से शायद नहीं ठीक कर पाते। तो हमें लगा कि ये चीज तो बड़ी आसान है। एक आपके पास एक मार्कर होना चाहिए, एक आपके पास जो है वो एक बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, आप शुरू हो जाओ। कहीं पर भी आप शुरू हो सकते हो। तो कहते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा जो है ये 8 डे रोगियों के लिए है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, तिवारी साहब। तो कहते हैं कि जो पैसे वाला रोगी है उसकी पंचकर्म करो। कहते हैं ना कि अनपवाद प्रतिकारस्य अधनस्य अपरिचारक, जिसके पास, जो आपसे वाद विवाद करे, जो आप पर भरोसा ना करे, जिसके पास परिचारक ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, उसका पंचकर्म ना करो। ये बात पंचकर्म किसका नहीं करो उसमें बताई गई है। तो एक बात बताइए आशीष चक्रवर्ती जी, गरीबों को इलाज का अधिकार नहीं है क्या? गरीबों का भी तो इलाज होना चाहिए ना। क्या गरीब पंचकर्म नहीं करा सकता है अगर अपने पैसे खर्च करके, क्योंकि उसमें साधन जुटाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी तो कोई उपाय होना चाहिए ना। तो उसके लिए मर्म चिकित्सा है। ये मर्म जो है ये बिना खर्चे की, नॉन इन्वेजिव, नॉन मेडिसिनल और कंप्लीट सेफ ट्रीटमेंट है। पढ़ने के दौरान ही आप देखेंगे कई लोग यहाँ पर आपको इसके लाभ बताएंगे। अभी से हमने पिछले बैच में भी देखा कई लोगों ने अपने लाभ इसके बताए। डॉक्टर साहब थे राजस्थान से, वो एनेस्थेटिस्ट है, हमारे पिछले बैच में थे, अभी वो टूर पे हैं। मैं उनका एक्सपीरियंस आपको रिकॉर्ड करके इस बैच में शेयर करूंगा। उनकी वाइफ जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने पिछले बैच में, जो पिछले बैच में मर्म मैंने पढ़ाया है, उस बैच में उन्होंने रेगुलरली ज्वाइन किया है। और उन्होंने क्यों ज्वाइन किया मेरे सेशन, आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि उनकी वाइफ गायनी की प्रैक्टिस करती हैं। वो मुझसे सीख के अब अपनी वाइफ को सिखाएंगे, और वो वाइफ आयुर्वेद में प्रैक्टिस करती है, वो आयुर्वेदा की गायनोकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने मुझसे मर्म सीखा, और अब वो अपनी मैडम को सिखाएंगे, क्योंकि मैडम के पास उस वक्त समय नहीं था। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी इसको सीखते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी सीखते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता जा रहा है, तो ऐसी विद्या जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को कम करे, वो विद्या निश्चित रूप से जो है लोगों में लोकप्रिय होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आने वाले समय में वो ज्यादा प्रचारित होगा। तो इसीलिए ये विद्या आपको सीखनी चाहिए। 20 घंटे का आप सत्र हम आपको पढ़ाएंगे, और इस 20 घंटे में शरीर के 107 मर्म के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये मर्म होते क्या है।
तो आप आयुर्वेदाचार्य लोग हैं वो जानते हैं कि मारियंती इति मर्माणी, नहीं, जहां पर आघात हो जाए और शरीर में कुछ नुकसान हो जाए वो स्थान मर्म स्थान होते हैं, आप यही जानते हैं। प्राचीन काल, हजारों साल पहले जिस तरह से आपने रामायण या महाभारत का इतिहास देखा, तो गीता में उल्लेख आया है वर्मम शब्द का। सॉरी, वर्मम का अर्थ है प्रोटेक्टिव एरियाज, शरीर के प्रोटेक्टिव एरियाज। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई जगह पे ये रेफरेंसेस हैं वहां पे कि वर्मम, ये फलाने महारथी का वर्मम है और आप इस पर आघात करो और इस प्रकार से आप जो है वो उसको ओवर पावर करो या फिर उसको धराशायी करो या फिर उसे मारो, ऐसा गीता में उल्लेख आता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे रेफरेंसेस हमें मिलते हैं जहां पर मर्म का उल्लेख आया है। और निश्चित रूप से ये वर्मम जो है यह भी मर्म का ही एक स्वरूप है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रेशर पॉइंट्स का जो इस्तेमाल है वो कुछ अलग तरीके से किया जाने लगा और ये जो है मार्शल आर्ट की टेक्निक के रूप में डेवलप हो गया। मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो आजकल केरला में कलरी के नाम से चलता है। कलरी एक मार्शल आर्ट की टेक्निक है जो कुछ इस प्रकार से लोग, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं പൊങ്ങത്തില്ല जिसको ये लोग, രീതികളിൽ अതായത് और നമുക്ക് ഈ ചെയ്യാൻ പറ്റും कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा और जिस वीडियो को आप देख करके आप देखेंगे इस प्रकार से ये लोग कुछ पॉइंट्स पर अटैक करते हैं। देखिए आप, ये वर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये लोग वर्म का इस्तेमाल जो है वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स का इस्तेमाल इंजरी करने के लिए कर रहे हैं। ये अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये पॉइंट्स होते हैं जिसको ये लोग इंजरी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक पुरानी पिक्चर आई थी जो आपने देखा होगा हिंदुस्तानी, उसमें भी इसी प्रकार की कुछ दिखाया गया था। कलरी मार्शल आर्ट की टेक्निक थी, ये मार्शल आर्ट की टेक्निक बन गई, जबकि ये चिकित्सा की टेक्निक थी। तो चिकित्सा की टेक्निक को मार्शल आर्ट की टेक्निक बनते हुए समय नहीं लगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज का आप नेगेटिव उपयोग बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो जाता है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही वर्मम कलरी के नाम से भी आपको कई ऐसे आपको साउथ में इस प्रकार के जो पॉइंट्स मिलते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो है वो डेंजरस पॉइंट्स होते हैं जिनको लोग ओवर पावर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो शरीर में हमारे वैसे घातक पॉइंट्स होते हैं जिनको इंजर्ड कर करके जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत में इस प्रकार के सेंटर्स हैं जो इस प्रकार से कलरी का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलरी जो है ये एक मार्शल आर्ट की विद्या है, मार्शल आर्ट की टेक्निक है, जिसमें आघात करके, ओवर पावर करके, कलरी जो है वो करके, कलरी पट्टू मार्शल आर्ट की जो टेक्निक है वो ओवर पावर करके हम दूसरे को एक प्रकार से हम लोग ओवर पावर करते हैं और ये एक आर्ट बन गया। और ये कलरई पयट्टू के नाम से ये मार्शल आर्ट की जो पूरी टेक्निक है इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल ने भी इसको काफी कवर किया था, मैं उसकी भी थोड़े से आपको दिखाता हूँ। आज केरल की पहचान इसी के रूप में ज्यादा होती है, कलरी मार्शल आर्ट की टेक्निक के रूप में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे, आपको वो मैं कुछ सीन्स इसके दिखाता हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग दूसरे को इंजर्ड करके एक प्रकार से मार्शल आर्ट की पूरी प्रक्रिया करते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक देयर इज कुछ, अब वो गुरु के अंडर में सीखते हैं, यही पॉइंट्स होते हैं उसमें भी, इन्हीं पॉइंट्स को ये सीखते हैं। लेकिन ये इसको किस प्रकार से ये लोग करते हैं, तो इस प्रकार से मार्शल आर्ट को ये लोग, ये देखिए आप, ये इस प्रकार से उन पॉइंट्स, उन वाइटल एरियाज पर अटैक करके ये प्रकार से युद्ध कौशल की पूरी तकनीक बन गई, जो कभी जो थी एक चिकित्सा की तकनीक थी। ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग होती है और इसमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप देखेंगे तो इन पॉइंट्स पर हिट करके सेल्फ डिफेंस और सेल्फ जो है एक प्रकार से बताना, वेपन ट्रेनिंग के रूप में ये पार्ट बन गया। जो एक मर्म विद्या थी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की एक टेक्निक बन गई। और ये आप देखेंगे इस प्रकार से जो है ये कॉम्बैट टेक्निक जो है प्रयोग में लाई जाती है मार्शल आर्ट के रूप में। तो ये केरला में इसका ये स्वरूप आपको मिलता है और बहुत सारे गुरुकुलम हैं वहां पे जो इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा क्यों हुआ जो एक चिकित्सा की टेक्निक थी
वो मार्शल आर्ट की टेक्निक के रूप में क्यों प्रचारित हो गई? इसीलिए हुई कि आप सबको पता होगा कि जब सभ्यता हमारी विकसित हुई, मनुष्य को रोग भी दिए भगवान ने, ईश्वर ने। अगर रोग नहीं देते तो फिर हम अमर हो जाते। क्यों चक्रवर्ती साहब? हम अमर हो जाते। तो ये मार्शल आर्ट की टेक्निक इसीलिए बन गई क्योंकि क्या हुआ कि जिनको ये नॉलेज थी उन्होंने इस ज्ञान को गुप्त विद्या के रूप में प्रचारित किया और बताया कि ये सिद्ध विद्या है जिसको आप एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे वरना इसके दुरुपयोग के चांसेस हैं। इस प्रकार से ये धीरे धीरे ये विद्या लुप्त तो होती चली गई। और इसका ज्यादा पॉपुलराइज आपने देखा होगा, कोई नेगेटिव चीज बहुत जल्दी हमारे समाज में लोकप्रिय हो जाती है। कोई नकारात्मक खबर हो तो हम बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, शौकीन खान सैफी साहब पढ़ते हैं ना। लेकिन कोई अच्छी चीज हो तो हम उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। न्यूक्लियर वेपन्स आप देखें तो परमाणु हथियार का नाम डिवास्टेशन के लिए आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि परमाणु हथियार का बहुत को कम लोग इसका प्रयोग इस्तेमाल सोसाइटी के लाभ के लिए किया जाता है। ये बहुत कम लोग इस बात को सोचते हैं, समझते हैं। तो नकारात्मक चीजें हमारे समाज में बहुत जल्दी प्रचारित हो जाती है। तो आइए कुछ मैं चीजें आपको एक पीपीटी के माध्यम से दिखाता हूं किस प्रकार से ये मर्म हम जानते हैं, उस मर्म को हम समझते हैं और किस प्रकार से आपको हम इस मर्म की यात्रा में ले चलेंगे। तो मर्म का आप अगर गौर से देखें तो ये मर्म जो है ये हमारा मारियंती इति मर्माणी, यानी कि शरीर के वो स्थान जहां पर आघात हो जाए, जहां पर चोट लग जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस स्थान को मर्म स्थान कहते हैं। फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ऐसे स्थानों को पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, आपके मन में सवाल आना लाजमी है। आप यही कहेंगे कि सर इसको क्यों पढ़ना है? नहीं, वाई, क्यों पढ़ना आपने? जब भाई ये स्थान खतरनाक है तो इन्हें क्यों पढ़ना है? तो आपके मन में सवाल आएगा। तो पहली बात तो आप मर्म क्यों सीखना चाहते हैं? हर आदमी का अपना एक उद्देश्य होता है। तो आप ध्यान रखिए कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुखतप्तानम प्राणिनाम मरति नाशनम। अगर आप इस विद्या को इसीलिए सीख रहे हैं कि आप सोचते हैं कि मैं इससे कुछ बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स गेन कर लूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इससे बहुत पैसे कमाऊंगा, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। यू आर आपका जो परसेप्शन है वो शायद गलत हो सकता है। आपको इस उद्देश्य से उसको सीखना चाहिए कि हाँ, मेरे पास जो रोगी आ रहा है विजय गर्ग जी, चाहे वो किसी भी प्रकार का आ रहा हो, मैं इसको एक एडिशनल ट्रीटमेंट दे करके आयुषी जी मैं ठीक कर सकूं। प्रदीप यादव जी, अगर आप इस उद्देश्य से इसको सीखते हैं तो फिर आप अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं। यानी प्राणियों के दुखों का नष्ट करना, प्राणिनाम मरति नाशनम, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। पुराने समय में वैदिक विद्या, अब आप कहेंगे कि सर कई लोग आयुर्वेद के हैं, वो शायद ये सवाल पूछ सकते हैं कि मर्म चिकित्सा का वर्णन तो कहीं नहीं आता है प्रिय रंजन जी, कहीं नहीं आता है शास्त्रों में। कोई भी ऐसी हमारी ग्रंथ नहीं है जिसमें मर्म को चिकित्सा के रूप में बताया गया हो। नहीं भाई, मर्म चिकित्सा कैसे हो सकती है? जो स्थान बचाने के लिए कहे गए हैं, जो सेफ गार्ड करने के लिए कहे गए हैं, वो स्थान तो सावधानी से उसको बचाने की बात होगी। उसको चिकित्सा में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? ये सवाल बहुत लाजमी है, सवाल होता भी है, जायज भी है। ऐसा है। अब नाम देखिए आप मर्मों के, विजय गर्ग जी, मर्मों के नाम देखिए। अब प्रिय रंजन जी का नाम प्रिय रंजन जी है, अंजलि जी का नाम अंजलि है, विजय जी का नाम विजय है। विजय का मतलब है विनर, जो सबको प्रिय लगे वो प्रिय रंजन है। अंजलि जी, देखिए अंजलि जी कितना बढ़िया नाम है। तो मर्मों के भी नाम देखें तो अधिपति, तल हृदय, इंद्रवस्ती, ऐसे नाम है। ये नाम कुछ ऐसा लगता है ना आपको, किसी का नाम आपने रखा है बहुत बढ़िया और आप बोल रहे हैं कि यार ये नुकसान ही करेगा, यार ये तो डेंजरस है। क्यों नारायण जी, कुछ इनजस्टिस लगती है ना आपको? भाई किसी का नाम अधिपति है, राजा है,
उसके बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो नुकसान ही करेगा। सोनू मदेसिया जी, मैं गलत नहीं तो नहीं कह रहा हूँ भाई। मेरा मेरा नाम जो है वो नवीन है, तो मैं नई नई चीजें करता हूँ, मेरे नाम के अनुरूप है। तो सुश्रुत जो थे, सुश्रुत संहिता में बिल्कुल सही कहा सोनू जी, सुश्रुत एक सर्जन थे। सुश्रुत एक सर्जरी ऑपरेट किया करते थे। तो जो स्थान उनको ऑपरेशन के दौरान कई बार मृत्यु हो जाती होगी सोनू जी, कई बार गलत ऑपरेट हो जाने से उस जमाने में भी मृत्यु होती रही होगी। तो उन्होंने कहीं पर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती होगी, कई बार सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते होंगे, कोई हिस्सा सर्जरी किया तो बाद में वो हिस्सा काम नहीं करता होगा। तो महर्षि सुश्रुत ने उसके आधार पर कहा कि भाई जो ये एरिया है इनको बचाओ। पर उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये चिकित्सा नहीं हो सकती है। ठीक है सोनू मदेसिया जी, जब आप किसी का नाम, आपका नाम सोनू है, आशीष है, गुनीत है, तो नाम के पीछे भी एक लॉजिक है ना। माता पिता ने हमारा नाम कुछ दिया है तो उसके पीछे एक लॉजिक है। रावण तो नाम नहीं दिया किसी का। भाई रामायण के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी परिवार ने अपने बच्चों का नाम रावण रखते होंगे। शायद रखते भी होंगे, मुझे नहीं मालूम है दक्षिण भारत में, पर शायद नहीं रखते। कहने का अर्थ है कि अगर आप इनके नामों पर गौर करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनका प्रभाव ही इनके नाम के अनुरूप है। आप मेरे से डिसएग्री हो तो आप जरूर बताएंगे। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और बैक चलते हैं। तो बैक चलते हैं तो हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। हमारा जो ओरिजिन है, हमारे जो शास्त्र का ओरिजिन है वो अथर्ववेद से है। ठीक है, तो अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। और अथर्ववेद में एक संदर्भ है, अथर्विणी, आंगिरसी, देवी, मनुष्यजा, यता। ये 4 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। आप अपने कमेंट्स जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा, कई बार मैं आपसे भी सीखता हूं। अथर्विणी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को काउंसलिंग के जरिए आपने ठीक कर दिया। ठीक है चक्रवर्ती साहब, आप बैठे हैं कहीं, आपने कहीं पर जूम पर पेशेंट को लिया, आपने उसे कहा कि तुम ऐसी डाइट रखो, ऐसी लाइफस्टाइल रखो, वो व्यक्ति ठीक हो गया। आपने कुछ भी नहीं किया उसका, आपने उसका कोई इलाज नहीं किया, ना आपने उसको कोई दवा दी, वो ठीक हो गया। तो इसे अथर्विणी कहते हैं, अथर्विणी विद्या कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी विद्या थी जिसको आंगिरसी विद्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आंगिरसी विद्या। आंगिरसी विद्या जो थी वो क्या थी, आंगिरसी विद्या, आंगिरसी विद्या, आपने देखा होगा जब आप पूजा के लिए पंडित जी को बुलाते हैं अपने अपने पूजा गृह में, तो आपने देखा होगा पंडित जी कुछ टच करते हैं, कभी यहाँ टच करते हैं, फिर कभी यहाँ यहाँ टच करते हैं, फिर यहाँ टच करते हैं, इधर टच करते हैं, फिर ओम अस्त्राय फट करते हैं ना डॉक्टर साहब, ऐसे करते हैं ना, ओम अस्त्राय फट करते हैं तो यस कहिए ना, नहीं तो नो कहिए ना। आपका चैट बॉक्स बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना चाहिए। आपका चैट बॉक्स एक्टिव रहेगा तो मजा आएगा ना पढ़ाने में भी, समझाने में भी। नहीं तो हम सोचेंगे कि आप सब हमारी मर्म की क्लास में हैं और पता चला कुछ और ही कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कुछ रजाई में, ठंडी बहुत है, रजाई ओढ़ के पड़े हुए हैं। जी जी जी, तो चैट बॉक्स को थोड़ा सक्रिय रखिए ना, तो आपको देखा होगा आपने ऐसा करते। तो ये आंगिरसी विद्या थी हमारी। नहीं शांतनु सिंह जी, आंगिरसी विद्या का अर्थ मनुष्यों के अंगों का प्रयोग करके मनुष्य स्वयं की चिकित्सा अंगों के उत्प्रेरण के द्वारा कर लेता था, इसे आंगिरसी कहते थे। तीसरी जो है वो दैवी, दैवी चिकित्सा क्या थी। ये माना जाता है कि संसार पंच भौतिक तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और इन्हीं की घटबढ़ से रोग होते हैं। आज भी महाराष्ट्र में दातार शास्त्रीय वैद्य की परंपरा के वैद्य पंच भौतिक चिकित्सा करते हैं। वो औषधियों में पंच भौतिक तत्वों को देखते हैं और पंच भौतिक तत्वों को देख करके उसके अनुसार औषधियों का निर्माण करते हैं। ये दैवी चिकित्सा थी। और जो चौथी चिकित्सा का वर्णन जो आता है उसको कहते हैं मनुष्यजा, यानी कि जिसको मनुष्य ने इन्वॉल्व किया। जैसे सर्जरी, सर्जरी हमारे यहाँ हॉलिस्टिक नहीं है, सर्जरी की टेक्निक्स कालांतर में डेवलप की गई, नहीं, जो ड्रग्स के फॉर्मुलेशंस हैं वो बाद में डेवलप किए गए। ये हमेशा डेवलपमेंट के फेज में रहेंगे, आगे भी डेवलप होते रहेंगे। ठीक है अंजलि जी, तो अगर आप मनुष्यजा को हटा दें तो बाकी जो 3 जो विद्याएं हैं वो तीनों ही विद्याएं हॉलिस्टिक हैं। कैसी हैं, हॉलिस्टिक हैं, यानी कहीं ना कहीं इनका संबंध ईश्वर से है। यानी जिस परमपिता परमेश्वर ने
हमें बनाया, उसी ने इस विद्या को रचा। तो मैं कौन होता हूं? नहीं, लोग बोलते हैं ना, मैंने मर्म ढूंढे हैं। ऐसे कई आपको वैद्य मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सर जी 107 मर्म तो आप बताते हो, 30 मर्म मैंने ढूंढ दिए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट उठा रहे हैं और उसको कुछ और नाम दे करके आपको बता दे रहे हैं। साइंस को विकृत करना, अपने अपनी संहिताओं को विकृत करना, अपने शास्त्रों को विकृत केवल अपने व्यावसायिक हितों के लिए, वो गलत है। तो हमें मूल स्वरूप में अगर हम पढ़ें तो 107 ही मर्म महर्षि सुश्रुत ने बताए हैं, और 107 ही मर्म हैं। अब आप पूछेंगे कि ये मर्म होते क्या है? तो इसमें मैंने बताया ना, ये आंगिरसी विद्या का पार्ट है। किस विद्या का पार्ट है ये? बताइए, आंगिरसी विद्या का। तो आंगिरसी विद्या क्या थी? आंगिरसी विद्या ये थी, आंगिरसी विद्या अंजलि जी ये मानती है कि हमारे शरीर में, हम जो जीवित है ना, उसके पीछे एक ही फैक्टर है, हमारे अंदर प्राण है। और प्राण का जो प्रवाहन है वो नाड़ी से हो रहा है, जो आप नाड़ी में पढ़ते हैं इससे पहले। तो प्राण के अवरुद्ध होने से ही रोग होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जब प्राण की संचरण में अवरोध है और उस अवरोध के कारण रोग होते हैं, तो यदि आप उसके अवरोध को दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप रोग मुक्त भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो कहते हैं कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि जहां पर मिलते हैं और प्राण का जहां पर प्रवेश होता है, प्राण का जहां पर निपात होता है, वो स्थान मर्म स्थान है, ऐसा बताया गया। यानी कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि से बना हुआ हमारा शरीर, यदि प्राण नहीं है तो वो क्या है? हाड़ मांस का एक टुकड़ा है, मुर्दा है। तो मुर्दे में न तो हम नाड़ी की कल्पना करते हैं, न हम मर्म की कल्पना करते हैं। नहीं, इंसान जीवित है तो ही मर्म है। इसका मतलब है कि जो भी जीवित प्राणी है उनमें मर्म स्थान है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों को कहीं पर इंजरी हो जाती है, बाहर से इंजरी दिखती नहीं है आपको इतनी खतरनाक, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। देखा होगा आप, सिर के किसी पार्ट में चोट लगा, बाहर से चोट दिख नहीं रही थी, 72 घंटे के बाद मौत हो गई। किसी को आपने देखा कि सर पूरा फट गया था, पूरा ही पूरा हेड इंजरी थी, ट्रीटमेंट चला, वो बंदा बच गया, ऑपरेशन हुआ और बच गया, ऐसा देखा होगा आपने। तो ऐसा आपको लगता है कि शरीर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर प्राण का निवास होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर प्राण का निवास तो शरीर के कण कण में है। नहीं सर, पर शरीर का हर बिंदु तो प्राण का निवास है। क्यों विजय गर्ग जी? तो हर 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 स्थान मर्म स्थान है। अगर आप किसी भी स्थान को आप चाकू मारोगे, तलवार मारोगे, तो मर जाएगा आदमी। कहीं पर भी आप पेट में मारो, पीठ में मारो, कहीं मार दो, उसके पैर में मार दो, कहीं मार दो। देखिए ऐसा होता है, ये बात सही है कि शरीर का हर हर स्थान मर्म स्थान है। जैसे कि हमारे देश में हर जगह कण कण में भगवान रहते हैं। नहीं लुसरा जी, हम कहते हैं ना, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट वी स्टिल गो फॉर प्रेइंग इन द चर्चेस। हम अभी भी बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, विश्वनाथ धाम जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि खुदा, भगवान, गॉड सब जगह है, लेकिन फिर भी इबादत के लिए हम कुछ स्थान को चॉइस करते हैं ना, वहीं जाते हैं। वहां जाके आप प्रेयर करते हैं, वहीं जाके नमाज पढ़ते हैं, वहीं जाके पूजा करते हैं। एम आई राइट मयूर राव जी? ऐसे ही हमारे शरीर में यद्यपि प्राण कण कण में विद्यमान है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जाकर के आप इबादत कर सकते हैं। शरीर में प्राण वहां रहता है। अब एक और उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए विजय गर्ग जी जो हैं, वो अपने किसी जगह रहते होंगे, आपका कोई निवास स्थान होगा, तो आपकी लोकेशन पूछी जाए कि भाई कहाँ मिलेंगे वो, हम ज्यादातर जहां आप रहेंगे वही बताएंगे कि वहां जाओगे तो ये पक्का मिलेंगे। चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो आपका घर हो। हम ये नहीं कहेंगे कि वो रास्ते में मिलेंगे, रास्ते में भी होंगे वो जब जा रहे होंगे, पर मिलने के चांसेस कम है। पर कुछ ऐसे स्थान होते हैं, यस यस, दैट इज कॉल्ड लैंडमार्क। तो ऐसे ही लैंडमार्क हमारे शरीर में हैं। अब ये लैंडमार्क क्यों दिए गए? क्योंकि देखिए ऐसा है कि शरीर भी प्राण के गमन के कारण ही हम जीवित हैं। यदि प्राण की शक्ति में अवरोध है,
तो निश्चित रूप से व्यक्ति पैरालाइज्ड होता है, आपने देखा होगा, व्यक्ति डिसेबल होता है, आपने देखा होगा, व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता है। मैं आपको इन सभी के बारे में अपने अनुभव भी शेयर करूंगा। मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कहता हूं ये सब चीज, क्योंकि हमने वो सभी चीजें अपने जीवन में भी अनुभव किया है। तो आप जब देखेंगे कि ये प्राण की ऊर्जा अगर आप जागृत रखते हैं तो आपका शरीर सारी क्रियाओं को सही तरीके से करता है। तो इन्हें मर्म स्थान कहा गया, यानी जहां पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि आपस में निपात होता है और जहां प्राण रहता है वो स्थान मर्म स्थान है। फिर फिर मारयंती इति मर्माणी क्यों? नहीं, फिर सवाल यह आएगा, अच्छा आप एक बात बताइए, भगवान के मंदिर में जाएंगे आप, कैसे जाएंगे आप चप्पल उतार के जाएंगे? नहीं। क्यों विजय गर्ग जी? आप हाथ जोड़ के जाएंगे, विनम्रता से जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे या आप चर्च में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, कोई भी होली प्लेस में जाएंगे आप, तो आप एक तो अच्छे वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, किसी भी तरह से आप नहा धो के अच्छे विचार, आचार विचार के साथ जाएंगे। यदि आप इन स्थानों में किसी गलत विचार के साथ जाएंगे, गलत तरीके से जाएंगे, इन स्थानों को आप नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जाएंगे, तो क्या आपका भला होगा? बताइए, क्या लाभ होगा आपको? क्या नुकसान नहीं होगा आपको? निश्चित रूप से ऐसा ही मर्म के साथ। यदि किसी भी मर्म स्थान पर आप आघात करेंगे, वेपनाइज करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको कष्ट देंगे, तो उसका नुकसान आपको होगा। सर्जिकल प्रोसेस के दौरान छेदन, भेदन, ऐंठन, आहरण, विस्रावण और सीवन की प्रक्रिया होती थी, जिससे इन मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधियों को काटा जाता था। नारायण पवार जी, तो जब इनको काटा जाता था तो वो स्थान निश्चित रूप से उनका, उनमें वेदन होता था, प्राण वहां पर, प्राण की शक्ति का, प्राण को नुकसान पहुंचता था, इसीलिए मृत्यु की संभावना बढ़ जाती थी। इसीलिए महर्षि सुश्रुत ने सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इन स्थानों को बचाने की बात की है। और आज भी आप इन स्थानों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा पुराने योद्धा भी जो थे वो अपने ऐसे मर्मों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ढाल, कवच, कुंडल, मुकुट आदि लगा करके चलते थे। आज भी क्रिकेट से लेकर के इस तरह के वैसे गेम्स जहां पर खतरे होते हैं, मर्म स्थान पर चोट लगने के, वहां पे गार्ड लगाने की परंपरा आज भी है। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से ये जो मर्म है ये आगे की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो ये आंगिरसी विद्या का एक पार्ट था। तो आंगिरसी विद्या हीलिंग देती थी लोगों को बिना किसी दवा के। मनुष्यजा, जिसमें ह्यूमंस ने डेवलप किया, सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, ये सब मनुष्यजा चिकित्सा का पार्ट रही। दैवीय, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स पर बेस्ड ट्रीटमेंट था। और अथर्वणी, जो मेंटल काउंसलिंग से ट्रीटमेंट दी जाती थी। मर्म का मर्थ ही है, मतलब ही है वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ। कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये बॉडी जो है, ये मिनिएचर रिप्लिका है ब्रह्मांड का। जैसा ब्रह्मांड में हो रहा है ऐसा ही शरीर में हो रहा है। जहां पर ये प्लेस प्राण रहते हैं, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि के, वो स्थान मर्म स्थान कहते हैं। इसीलिए हम लोग मर्म स्थान को दबाते नहीं। अब आप कहेंगे कि सर प्रेरंजन जी, नारायण जी, मयूर राव जी, आप कहेंगे कि सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्यूप्रेशर? नहीं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्यूपंक्चर? नहीं, आपका सवाल हो सकता है, वहां पे भी तो यही पॉइंट्स लेते हैं, उसको दबाते रहते हैं, उधर पिन डालते हैं। नहीं, कैसे ये डिफरेंट हो सकता है? तो हम मर्म को दबाते नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वी डो नॉट प्रेस द मर्मा पॉइंट्स, करणजीत सिंह जी। वी स्टिमुलेट द मर्मा पॉइंट्स। हम क्या करते हैं अंजलि जी? वी स्टिमुलेट। तो एक बार मैं कहीं गुजरात में गया था, वहां पे मैडम थी, एक प्रिंसिपल मैडम, अभी आजकल रिटायर हो गई हैं, हमारी बड़ी मित्र हैं वो। तो उन्होंने हमारा परिचय कराया कि मर्म चिकित्सा पर वर्कशॉप लेने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर वाले स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आए हैं। मैडम ने हमारा परिचय ऐसे कराया, मेरे को याद है। तो हमने कहा मैडम, ये एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जो है ये हमारे ही ज्ञान से निकला हुआ है। बुद्ध काल में आप सब जानते हैं कि नालंदा और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय थे वो बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के सेंटर थे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज थी उस जमाने में भी, उन्होंने वेदों को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, उन्होंने अहिंसा के प्रचार के कारण शल्यतंत्र को नुकसान पहुंचाया,
लेकिन उन्होंने इस प्रकार की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वो लोग सीखते थे, वो स्टडी करते थे, साधना करते थे। वो लोग, बुद्धिज्म में भी साधनाएं होती है, विपස්සना करते थे इन विश्वविद्यालयों में, और जो ये वैदिक लिटरेचर थे इसको पढ़ते थे। फिर ये वैदिक लिटरेचर का नॉलेज लेकर के अपने अपने देश में चले जाते थे, फिर अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको डेवलप करते थे, जो अलग अलग रूप में आपको कोरिया, चाइना, इन देशों में इसका विकास मिलता है, जिसे उन्होंने मेरिडियन बेस्ड ट्रीटमेंट के रूप में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि 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 नाम दे दिया। क्योंकि हमें हमें खुद ही नहीं पता था डॉक्टर साहब कि हमारे देश में नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय है। जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे तो हमको नहीं पता था नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय था। चाइनीज यात्री की डायरी मिली, उस डायरी में चाइनीज में लिखा हुआ मिला कि मैं नालंदा गया था, वहां मैंने विपස්සना करी थी, फिर मैं उधर मणिपुर कहाँ गया। तब जाके पता चला कि एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में बिहार में नालंदा में दबा हुआ है, जिसकी बाद में खुदाई हुई। तो पता चला हिंदुस्तानियों को, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय। अगर चाइनीज यात्री की डायरी नहीं मिली होती तो हमें शायद पता ना होता। नहीं तो हम कोई शायद मालूम नहीं था। और उस समय सारे स्कॉलर्स जो थे, जब वेनसांग ने लिखा है कि जब मैं भारत में इस वक्त हूं, तो इस समय में हजारों बुद्ध यात्री, हजारों स्कॉलर्स भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज यहां से गई और वहां से जाके उन्होंने उसको अपने अपने लैंग्वेज में इवॉल्व किया, जो विभिन्न रूप में आई। लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि जो मदर है इसकी, वो हमारी मर्म चिकित्सा है। ठीक समझ में आई आपको बात? तो डिफरेंस है दोनों में। द प्रेशर इज नॉट गिवन इन एनी पॉइंट्स। आप ध्यान रखिएगा, हम मर्म में किसी भी पॉइंट को प्रेशर नहीं देते। वी ओनली स्टिमुलेट द मर्मा पॉइंट्स। ये कुछ उदाहरण है आपके सामने जिनके मर्म आघात से जिनकी मृत्यु हुई। आप सब जानते हैं, अभी हमने नाड़ी परीक्षा का सत्र लिया। लंकाधिपति रावण की मृत्यु के पीछे जो कारण था वो भी नाभि मर्म पर आघात था। भगवान श्री कृष्ण के डेमाइसल के पीछे जो कारण था वो भी पादतल हृदय मर्म था। श्रवण कुमार की मृत्यु के पीछे जो कारण था, श्रवण कुमार अपने माता पिता के बड़े ही आज्ञाकारी थे। अपनी माता पिता को, जो आंखों से अंधे थे, बहरे थे, वो लेके जा रहे थे डोली में उनको तीर्थ यात्रा पर। प्यास लगी उनको, डोली रखी है ऐसा कहा जाता है। उस वक्त राजा लोग आखेट करते थे, शिकार करते थे। राजा दशरथ शिकार कर रहे थे और माँ पिताजी के लिए जो वो घड़े में पानी भर रहे थे, उसको कंफ्यूजन में मृग समझ लिया जो पानी पी रहा है, और तीर चला दिया दशरथ जी ने। वो तीर सीधे सीधे भ्रूमध्य में लगा, स्थपनी पे लगा। और घबरा के उन्होंने जब देखा कि किसी व्यक्ति को ये तीर लग गया है, वो करा रहा है, उन्होंने वो तीर निकाल दिया और इमीडिएटली श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये विषल्लग्न मर्म था। फिलिप ह्यूज एक क्रिकेटर थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में आप जानते होंगे। इनको कंठ पे यहाँ बॉल लगी और इनकी वहीं पर ग्राउंड पर ही मृत्यु हो गई। रमन लांबा भी 90 के दशक में, आप सब, हम लोग छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे, सुनील गावस्कर वगैरह उस वक्त बहुत पॉपुलर थे, और उनको भी एक बॉल कनपट्टी पे लगी, शंख मर्म पे, और उनकी मृत्यु हो गई। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मर्माघात से मृत्यु के बारे में बताते हैं। तो यानी कि मर्म बड़े ही प्रभावी हैं, लेकिन हमें इनका सावधानी से प्रयोग करना है। किसी भी चीज का अगर आपने न्यूक्लियर मटेरियल्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और कैडमियम की प्लेट हटा दी, तो वहां पर फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में स्वरूप ले सकता है। ऐसे ही ये मर्म विद्या है। यदि आपने मर्माघात किया तो प्रभाव कुछ अलग होंगे, नुकसान होगा, और यदि मर्म को जगाया तो प्रभाव अलग होगा। तो हम कल से जो यात्रा करेंगे उसमें मर्मों को जगाने का काम करेंगे, मर्माघात नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो हमारे लिए मारयंती इति मर्माणी नहीं होगा, हमारे लिए क्या होगा? तारयंती इति मर्माणी हम कहते हैं। ठीक है? तो हम आपको उसका क्लिनिकल पॉइंट्स बताएंगे, कैसे आप रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आज का हमारा यह परिचयात्मक सत्र, जिसमें मैंने आपको मर्म के थोड़े से इतिहास के बारे में बताया, कल मैं इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन और बैक पे ले चलूंगा, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से मर्म स्थान को कितना प्रेशर देके स्टिमुलेट करते हैं। तो 2 लेक्चर मेरे थियरी होंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल। आई होप दैट आप सभी रेगुलरली ज्वाइन करेंगे। देखिए, बात सही है, कभी कभी बिजी हो सकते हैं आप, 31st मनाने जा सकते हैं आप, शायद हम भी चले जाएं,
लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्रयास ये करें कि हम इसको रेगुलरली लाइव ज्वाइन करें। तो आनंद आया आपको मर्म की आज बात सुन के? जी। हमने पेस चेंज किया ना, अभी नाड़ी पे थे और एकदम से मर्म में आ गए। और अभी 1 घंटे बाद पंचकर्म भी पढ़ाऊंगा मैं लोगों को। तो देखिए, टीचिंग इज ए स्किल। आई होप दैट यू ऑल आर enjoying with my teaching skill and thank you for joining with me। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम, नमस्कार। कैसे 1 घंटे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। हमने आपको कहानी सुनाई, आपने उसको सुन ली, और ये पूरा 20 दिन आप 20 घंटे मेरे साथ ऐसे ही कहानी सुन के आप समाज समझ जाएंगे। संडे 31st एंजॉय करेंगे अपन, ठीक है? कोई क्लास नहीं होगी संडे, वैसे भी क्लास नहीं होती, ठीक है जी? संडे आपकी क्लास नहीं होगी, चिंता ना करें। संडे इज टोटली हॉलीडे फॉर एंजॉइंग, और इट इज वेरी गुड दैट संडे इज 31st। तो आप एंजॉय कीजिएगा उस दिन। आपको निश्चित रूप से आज ये लेक्चर मेरा अभी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर है, बाद में इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन आगे की रिकॉर्डिंग्स आपको कहीं पर भी पब्लिक डोमेन में नहीं होगी। ये अनलिस्टेड रिकॉर्डिंग्स आपके बैच में जाएगी, इसके नोट्स दिए जाएंगे, इसके पीडीएफ दिए जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। आज तो पढ़ाया ही नहीं है ना हमने, तो नोट्स काहे का? आज तो कहानी बताई है आपको, आपका परिचय लिया है। मयूर राव जी कह रहे क्लास बहुत अच्छा लगा, तो दूसरे लोगों को भी बताइए ना जुड़ने के लिए। नहीं, हमारा ये मर्म का प्रचार कीजिए, आप ही तो हमारे प्रचारक हैं। तो आप अभी भी आज कहिए 31st तक, 1 तारीख तक लोग जुड़ सकते हैं। 1 तारीख के बाद यहाँ लॉक लग जाएगा, फिर आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा हमारी मर्म की क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम। 30 लोग जुड़े, जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको मैं भेज दूंगा लिंक फेसबुक की। लेकिन कल से आपको, परसों से, कल से या जो भी मंडे से, कल भी क्लास होगी आपकी। कल आई थिंक सैटरडे है, कल क्लास होगी। जो मंडे से आपकी क्लास होगी वो सब रिकॉर्डिंग्स आपके पास शायद तत्काल ना भेज पाऊं, लेकिन अगले दिन सुबह भेज दूंगा, ठीक है जी? तो थैंक यू, नमस्कार आप सबको, प्रणाम। सब एवरीथिंग चंगा है ना, चंगा सी है ना, सब समझ में आया? सब अच्छा लगा? ठीक है, चलिए। नाड़ी साथ में सीख सकते हैं? अरे क्यों नहीं सीख सकते, किसने रोका है आपको? आप नाड़ी साथ में सीखो। जब मैं 5 से 7 आपको पढ़ा सकता हूं, तो आप पढ़ नहीं सकते क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते हो? चलिए, धन्यवाद। जिनको सीखना हो मेरे से अपनी उसकी फॉर्मेलिटीज करके आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।